गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। कल अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसी का पेपर हम आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का है ना, 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, मैथ और हिंदी दो चीज़ का सलूशन हम आपको करवाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और जो क्वेश्चन आपके डाउट में है उनको हम सॉल्व करवा देते हैं, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम देते हैं, सुपर टेट देते हैं, तो आपको समस्या नहीं होगी, है ना। पेपर बहुत आसान आया था, सारे क्वेश्चन पिछले सालों से अगर आप कॉपी करेंगे सब रिपीटेड क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हूबहू वैसे के तैसे मिल रहे थे, है ना। एक आध क्वेश्चन कुछ नया दिख रहा था, नहीं तो सारे क्वेश्चन बस संख्याएं बदलती रहे, पैटर्न नहीं बदला, है ना। सारे क्वेश्चन वही मिलते हैं आपको पुराने। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम मैथ का सोल्यूशन करवाएंगे आपको, ठीक है। मैथ का अब आपका अपना अपना शिफ्ट होगा, तो किसका कोड क्या था, है ना। कोड तो हमने नहीं देखा, बस आप क्वेश्चन से मतलब रखिए, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, किस सीरीज का नंबर है क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो आते हैं पहले, सबसे पहले मैथ का सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें निकालते समय अगर सीरीज में कोई परिवर्तन किया जाए, ऐसा जैसे हम कहते हैं सीरीज ऐसे लिखी गई कि 9 9 9 8 8 7 6 3 2 1, इस तरीके से एक सीरीज बनाई गई है ना। ये दिख नहीं रहा क्या? जैसे हम ऐसे एक सीरीज लिख दें कि कोई संख्या कितनी बार भी आ सकती है सीरीज में, ऐसे 7 3 2, इस तरीके से कोई एक सीरीज बनी है, कह रहा है और वही क्रम में लिखी गई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। तो कह रहा है कि अगर इनके दोनों छोरों से, मतलब कहने का कि अगर हम यहां से जैसे इस छोर से इस 9 को हटा दें, इस छोर से इस 1 को हटा दें, कह रहा है दोनों छोरों से अगर प्रेक्षणों को हटाया जाता है तो क्या प्रभावित होता है ना। जैसे हमने इस सीरीज में देखा, अगर हम आपसे कहें कि इसका माध्य निकालो, आप सबको जोड़ करके जितनी संख्याएं जोड़ेंगे उससे भाग दे देंगे, माध्य निकल आएगा। अगर हम कहें बहुलक निकालो तो आप देखेंगे कौन सा अंक ज्यादा बार आया है ना। और अगर हम माध्यिका कहें तो फिर आप इनको आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, फिर बीच वाला अंक खोजेंगे, है ना। अगर बीच में दो संख्याएं मिलती हैं तो जोड़ के आधा कर देते हैं। ऐसा करने पे कौन सी माप प्रभावित होंगी अगर दोनों तरफ से अंक हटाए जाए। अगर हमने कहा कि अगर हम यहां से 9 को हटा दें और इधर से 1 को हटा दें, तो आप देखिए पहले इस सीरीज का बहुलक क्या था, 9 था, क्योंकि 9 सबसे ज्यादा बार आया था। लेकिन अब 9 और 8 दोनों की संख्या क्या हो गई, बराबर। इसका मतलब बहुलक प्रभावित होने वाला है ना, बहुलक प्रभावित होने वाला है। तो ये तो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया क्योंकि इसमें बहुलक है नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम कहें कि इसकी माध्यिका बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 अंक आप इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, इसकी माध्यिका कितनी हो गई, 8। अब हम कहें कि 2 अंक छोड़ दीजिए, जैसे हम कहें कि 2 अंक छोड़ दीजिए दोनों तरफ से, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, अब भी इसकी माध्यिका कितनी है, 8। अगर हम 1 अंक और छोड़ दें तब भी इसकी माध्यिका कितनी है, 8। इसका मतलब माध्यिका प्रभावित नहीं होती है। तो जहां जहां माध्यक लिखा होगा, जैसे माध्यक यहां लिखा है, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। माध्यक यहां लिखा है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि माध्यक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माध्यिका सदैव वही रहती है। आप दोनों साइड से कितने भी अंक हटाते जाइए, एक इधर से एक इधर से, 2 इधर से 2 इधर से, माध्यिका फिक्स होती है। इसका मतलब माध्यक जहां जहां लिखा है वो सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, माध्य और बहुलक। इसका माध्य प्रभावित होगा क्योंकि जब आप इधर से 9 हटाएंगे, इधर से 1 हटाएंगे, तो संख्याओं का टोटल बदल जाएगा, और जब टोटल बदल जाएगा तो माध्य प्रभावित हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि माध्य और बहुलक ये दोनों प्रभावित होते हैं, बाकी ये जो सारे लिखे हुए माध्यिका ये सब प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी भी अवरोही या आरोही क्रम में लिखे हुए आंकड़ों के छोरों से प्रेक्षणों को हटाते हैं तो कौन प्रभावित होता है, माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। ठीक, समझ गए इस चीज को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों को रंगा जाता है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक घन की बात करें, घन का मतलब होता है 6 भुजाओं वाली आकृति, जैसे कोई बॉक्स हो, है ना। जैसे ये मोबाइल अगर आपका मोटा होता,
इतना मोटा, तो आपको समझ में आता है कि एक फलक ये है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर एक नीचे, है ना, 6 फलक वाला डायग्राम है। अगर हम उसके सिर्फ एक फलक की बात करें कि ऊपर से वो कैसा दिखेगा आपको, ऐसे, है ना, और 5 जगह से काटा गया है, 1 2 3 4 5, ऐसे इधर काटा गया है, 1 2 3 4 5, ऐसे ये ऊपर से आपको दिखाई देगा ऐसा, चाहे आप सामने से देखिए चाहे जिधर से देखिए, 6 फलक एक जैसी हैं, घन है ना। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर बाजू का था जिसको 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया गया ऐसे। तो अब ये सोचिए आप कि जो कॉर्नर पे होता है, जो कॉर्नर पे है उसकी इस तरफ की, इस पूरे को रंग दिया गया है, कह रहा है इसको रंग दिया गया है, सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। जब आप इसको काटेंगे तो कॉर्नर पे जो मिलेगा कोना, उसमें 3 तरफ रंग होगा, इधर, ऊपर में और साइड में, है ना, सारे कोने ऐसे होंगे। इसका मतलब है कि कोने वाले तो 3 सतह रंगीन वाले होते हैं, है ना, क्योंकि कॉर्नर में जो होगा, जो कॉर्नर होता है उसमें इधर वाली फलक भी होगी, इधर वाली भी होगी, इधर वाली भी होगी, है ना, तीनों साइड से कलर होगा उसमें। इसके बाद आते हैं बीच वाला, है ना, किनारे पे जो ये हैं, ये किनारे वाले, इनमें 2 तरफ रंग होगा, एक ऊपर वाली साइड से, एक नीचे वाली साइड से, है ना, 2 तरफ से रंग होगा इसमें, ठीक। तो ये सारे 2 सतह रंगीन वाले होते हैं। ये एक फलक की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ऊपर से देखने पर ऐसा दिख रहा है हमको, ठीक। इसका मतलब है कि ये किनारे किनारे वाला पूरा खत्म हो गया, ये किनारे पे 2 सतह और 3 सतह रंगीन वाले हैं। तो फिर बचा क्या हमारे पास, बीच में हमारे पास बचा कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 घन बचे हुए हमारे पास, ठीक। एक सेकेंड रुकिए, ये दिख रहा है ना, पहला कम दिख रहेगा, चलो दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक फलक पे 9 घन हमारे सामने हैं, जिनमें केवल कितना कलर लगा है, एक सतह पे, बाकी सतह तो इसके अंदर है उसकी। और ऐसी 6 फलकें होती हैं टोटल मिला करके, और 6 में एक फलक पे 9 है, तो 9 फलक में 9 छक्का 54, टोटल 54। ये जनरल तरीका हो गया गिनने का, है ना, कि इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टोटल कितने थे। या फिर आप फार्मूले पे चले जाइए, तो कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, 5 सेंटीमीटर का एक है, और हम काट रहे हैं कितने का, सॉरी 2 फलक रंगीन हमको चाहिए थे ना, ठीक। तो आ जाएगा 6 5 - 2 की पावर 2, ये आ जाएगा 6 5 - 3 3 3 का 9 9 छक्का 54। अगर ट्रिक से देखना चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो जनरल से तरीके आप गिन सकते हैं। हमेशा याद रखिए कॉर्नर 3 सतह रंगीन वाले होते हैं, और जो किनारा कॉर्नर के बाद बचता है ना, मतलब ये चारों कोने छोड़ के जो ये वाला एरिया बचता है, यहाँ पे 2 सतह रंगीन मिलते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। सिर्फ बीच वाले जो होते हैं, है ना, किनारे किनारे से एक लाइन छोड़ करके जो बीच में बचते हैं, वही एक सतह रंगीन वाले होते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें कितना मिल गया, 54। टोटल कितने घन निकलेंगे, 54 घन ऐसे होंगे जिनमें एक फलक रंगीन होगी, ठीक, कर लेंगे। अब आते हैं आगे, अगला कह रहा है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग, तो किसी भी बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो उसके अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, तो चाहे तो फार्मूले के जरिए याद कर लीजिए कि n-2, सॉरी, जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180, मतलब उसकी भुजाओं की संख्या में 2 माइनस करके 180 से आप गुणा करा दीजिए तो मिल जाएगा। तो भुजाएं कितनी थी, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं, तो 5 - 2 गुणे 180, तो ये बचेगा 3, 18 3 का 54, कितना आ जाएगा 540। कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 540। अरे पंचभुज आप ऐसे बना के देख लीजिए, ऐसे, वैसे भी अगर हम ऐसे भुजाएं मिला दें ऐसे, देखिए कितने त्रिभुज बने हैं, 3, एक त्रिभुज में 180 होता है टोटल, तो 180 त्रिभुज का 180 त्रिभुज का 180 त्रिभुज का टोटल मिला कितना हो गया, 18 3 का 54, 540। कर लेंगे। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल 540 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक खंभे का 4/7 भाग
एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। मतलब अगर ये खंबा है, ठीक, तो इसका बता रहा है कि 4/7 हिस्सा, मान लेते हैं इतना, ये 4/7 हिस्सा कीचड़ में क्या है, धंसा हुआ है। कह रहा है जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर निकाला जाता है, तो जो कीचड़ में धंसा हुआ हिस्सा है इस पूरे हिस्से का, है ना, इस पूरे हिस्से का मान लेते हैं यहां से 1/3 हिस्सा क्या किया गया, बाहर खींचा जाता है, तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। अगर हम मान लें कि पूरा खंबा x मीटर का था, तो इसका कीचड़ में धंसा भाग कितना है, 4/7 भाग, तो 4/7 से गुणा करा दिया हमने। अब कह रहा है कि 4/7 हिस्सा जो कीचड़ में धंसा हुआ है नीचे, ये वाला हिस्सा, ये 4/7 हिस्सा जो कीचड़ में धंसा हुआ है, इस हिस्से का कुछ भाग बाहर खींचा जाता है। कितना, मान लेते हैं कि इतना खींच लिया गया, अब इतना कीचड़ में धंसा हुआ है, तो जो हिस्सा ये बाहर खींचा गया वो कह रहा है कि धंसे हुए का 1/3, जो धंसा हुआ हिस्सा था उसका क्या, तो धंसा हुआ हिस्सा कितना है, 4/7, और इसका 1/3 हिस्सा बाहर खींच लिया गया, है ना। तो अगर 1/3 बाहर खींच लिया गया तो अंदर कितना बचा अभी, 2/3। तो कह रहा है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो किसकी बात कर रहा है, इस 2/3 हिस्से की, क्योंकि 1/3 उसने बाहर खींचा तो 2/3 बचा हुआ है। तो टोटल लंबाई x, इसका 4/7 कीचड़ में धंसा हुआ था, और धंसे हुए हिस्से का 2/3 अभी भी कीचड़ के अंदर है बाहर खींचने के बाद, और ये बता रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर। तो 4 दूना 8, 8 पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x का मान 7×3 21 मीटर आ जाएगा। ठीक, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ये कन्फर्म था कि अगर 4/7 हिस्सा दिया है और कोई ऑप्शन दशमलव में नहीं, इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, क्योंकि 1/3 और 1/7 भाग अगर आप निकाल रहे हैं तो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो उत्तर दशमलव में नहीं आ जाता है यहाँ पे मान, है ना। संख्या इसका मतलब पूरी पूरी कट रही है, और इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 और 3 दोनों से कट रहा था। कौन सा था, 21 मीटर। ठीक, कर लेंगे। ऑप्शन से भी क्वेश्चन लगाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी मिल जाएंगे जो ऑप्शन से लग जाएंगे। आगे चलते हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी अगर कार्य करते हैं तो 12 दिन लगता है, बी और सी कार्य करते हैं तो 15 दिन लगता है। लिखावट थोड़ी सी गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सी और ए मिलकर करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 20। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आया, इसकी क्षमता आ गई 12×5 = 60, इसकी आ गई 15×4 = 60, इसका आ गया 20×3 = 60। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो सब 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता आ गई 4, 5 4 9 3 12, 2 से काट देंगे तो इसका मतलब ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी आ गई, 6, है ना। टोटल क्षमता 6 आ गई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता कितनी है कार्य करने की, 6 की। अब उसने पूछा है कि ये अकेले उसी काम, अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग। देखिए, जैसे हम कहें कि बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, अगर यही सवाल ऐसे पूछा होता कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो टोटल कार्य है कितना, 60, और तीनों की क्षमता आई कितनी है, 6, 6 से भाग देते, इसका मतलब तीनों मिलकर इसको कितने दिन में कर लेते, 10 दिन में। अगर मैं पूछूं कि ए कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है, 60, और ए की क्षमता कितनी है, ए बी सी तीनों की क्षमता मिलाकर 6 है, जबकि अगर हमें ए का मान चाहिए तो हम किसको हटा दें, बी और सी को हटा दें, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 4, तो इस 6 में से 4 हटा दें तो कितना बचा, 2, इसका मतलब ए इसको कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। अगर अब हम कहें कि बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य है कितना, 60। अब आते हैं बी की क्षमता कितनी है, तो ए बी सी की टोटल क्षमता 6 है, हमें बी की चाहिए तो किसको हटा दें, ए और सी को हटा दें। ए और सी की क्षमता कितनी है, 3, 6 में से 3 हटाएंगे बचेगा कितना, 3, इसका मतलब बी अकेले इसको कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। अगर मैं पूछूं सी कितने दिन में करेगा, तो 60 कार्य है, अब इसमें से सी की क्षमता बताओ, तो ए और बी को हटा दो, ए बी की क्षमता 5 है, 5 इसमें से हटाएंगे बचेगा 1, 1 से भाग देंगे तो सी कितने दिन में कर लेगा। इसका मतलब हमसे पूछा गया था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो फिर हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, 30 दिन। कर लेंगे। सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड हो, हर साल एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई अंतर नहीं आता एग्जाम में, है ना। चलते हैं आगे।
कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, जैसी भाषा लिखी एकदम हूबहू वैसे लिख दीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी कास्ट प्राइस, उसके विक्रय मूल्य का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब गुणा कितना है 3/2 है। देखिए ये लिखा है कि नहीं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। इस एसपी को इधर ले आओ तो आ गया सीपी बटा एसपी बराबर 3/2। इसका मतलब हुआ कि वस्तु सीपी खरीदी जाती है कितने में 3 रुपए में, और जबकि वस्तु बेची जा रही है कितने में 2 रुपए में। तो कोई सामान आप 3 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो रहा है, यहां पर हानि कितने की हो रही, 1 रुपए की। और लाभ और हानि सब की गणना सदैव किस पे की जाती है, इस सौदे में हानि होगी कितने की, खरीद रहा है 3 रुपए में, बेच रहा है 2 रुपए में, तो 1 रुपए की हानि कितने की लागत पर, 3 रुपए की। 100 से गुणा कर देंगे तो मान किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। इसका मतलब 33 सही 1/3% की उसको हानि हुई है। 33 से 1/3% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष कितना होगा। ये तो आसान सा काम है, आप कर लेंगे। भाग दे के देखिएगा, शायद 4 बचता है यहाँ पर, है ना। भाग दे के देख लीजिएगा, 12 से भाग दे दीजिएगा, 1 2 1 0 1 12 ऐसे भाग दीजिएगा, 4 बचेगा। ठीक, अब ये तो नहीं बताना होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है 4 संख्याएं दी हैं, ये कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे आसान काम होता है इकाई का अंक बताना, कुछ नहीं करना। उसने आपसे इकाई का अंक पूछा है तो आप भी सिर्फ इकाई से ही मतलब रखिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं आपको। ठीक, तो देखो इसके इकाई का अंक 8 है और इसका 6। 8 और 6 आपस में गुणा करेंगे तो 8 6 48। इकाई का अंक क्या मिला 8। सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखिएगा। अब ये संख्या समाप्त हो गई। इसके पास आते हैं, इसके इकाई का अंक 9 और इन दोनों के गुणनफल के इकाई का अंक कितना आया है 8। तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72। कितना आया इकाई का अंक 2। अब ये संख्या समाप्त, बचा कौन, ये 2। इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। इसका मतलब फाइनली आपको कितना मिल गया इकाई का अंक 4। बस संख्याओं के इकाई के अंक का गुणा कराते जाइए। यदि गुणनफल 2 अंक का मिल जाए या 1 अंक से ज्यादा का मिलता जाए तो उसके इकाई का अंक लेते जाइए। देखो 8 6 48, इकाई का अंक 8 आया। 8 9 72, इकाई का अंक 2 आया। 2 दूना 4, इकाई का अंक कितना आ गया 4, है ना। आसान सा काम था, कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आंकड़ों का माध्य सॉरी, यदि आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, है ना। मतलब कहने का मीडियन दिया है, डाटा इफ द मीन इज 4.5। मीडियन पूछा गया है, आपको मीन बताया गया कि इसका माध्य कितना है 4.5। माध्य का मतलब इन सबको जोड़ करके संख्याओं की संख्या से भाग दे दीजिए, माध्य मिल जाएगा। मतलब 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 सबको जोड़िए और किससे भाग दीजिए 10 से। तो इसका माध्य निकल के आएगा कितना, बता रहा है क्वेश्चन में 4.5। ठीक, जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 3 2 5 1 6 6 4 10 10 5 15 15 15 15 30 37 42 42 + x बराबर 10 का गुणा इधर करा देती हो जाएगा 45। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, तो जो संख्या हमारी गायब थी x, उसका मान हमें मिल गया कितना 3। अब उसने कहा है कि इसका माध्यक क्या होगा। माध्यक के लिए या तो हमें इनको आरोही क्रम में लिखना होगा या फिर अवरोही क्रम में। तो x का मान कितना निकल के आया है 3। अब इनको किसी एक फॉर्मेट में अरेंज कर दीजिए। ठीक, लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, जैसे एक ही बार आया है 2, फिर इसके बाद 3 2 बार आया है ना। 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब 4, फिर 5 4 5 5 2 बार है। ठीक, इसके बाद 7 2 बार आया है और इसके बाद कौन बचा 8। ये संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं थी।
अब इनका पूछ रहा है आपसे कि माध्यक क्या होगा, है ना, मीडियन क्या होगा। तो मीडियन के लिए पहले संख्याओं को या तो आरोही क्रम असेंडिंग में लिख दीजिए या फिर डिसेंडिंग में अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में लिख दीजिए। इसके बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं, 10। दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या छोड़ के बीच वाला पकड़ लीजिए, वही आपका माध्यक होता है। तो कितनी संख्या है, 4 हम इधर से छोड़ रहे हैं, ठीक, 4 हमने इधर से छोड़ दी और 4 हमने इधर से छोड़ दी, तो बीच में कितनी मिली आपको, 2 संख्याएं। अगर एक होती तो सीधे सीधे माध्यक हो जाती, अगर 2 हैं तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, 5 4 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक, तो आंसर कितना आ गया, 4.5 कर लेंगे। हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है, तो ये है R.A. फिशर। ठीक, R.A. फिशर। अब इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ तो है नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, देखते हैं। त्रिभुज। देखिए, जब किसी त्रिभुज को, ठीक, कोई भी त्रिभुज बनाया जाए, कोई एक त्रिभुज बनाया जाए और इस त्रिभुज को की भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं, है ना, जो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ये अलग कलर से बना देते हैं उनको, ये मान लेते हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए ऐसे। जब किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, एकदम रट जाइए, हर बार ऐसा सवाल देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, है ना। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वो त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल में बंट जाता है। मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा, जितना क्षेत्रफल इसका, जितना इसका उतना इसका, पूरा त्रिभुज मिलाकर कितने हिस्से में बंट गया, 4 बराबर क्षेत्रफल में बंट गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, कह रहा है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ इतने की बात कर रहा है, इसकी। ठीक, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का 1/4 है, बात सही कह रहा है। ठीक, जो त्रिभुज DEF है, अगर हम इसमें 1 1 1 लिख दें तो DEF इस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो ये कितना हिस्सा है, 1, टोटल कितने में से 1 2 3 4, 1/4 हिस्सा है किसका, त्रिभुज ABC का। एकदम सही बात लिखी हुई है, 4 बराबर हिस्से में बटा हुआ है त्रिभुज आपका पूरा, है ना। आगे 1/3 1/2 बाकी सब बराबर लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। इनमें से कोई भी त्रिभुज, चाहे हम त्रिभुज AFE कहें, चाहे FBD कहें, चाहे FED कहें, चाहे EDAC कहें, कोई भी त्रिभुज यहां पर लिखा जाए, सबका मान 1/4 ही होगा त्रिभुज ABC का, क्योंकि सारे त्रिभुज बराबर बराबर 4 हिस्से में बट गए हैं पूरा त्रिभुज। ठीक, कर लेंगे। अब इसी में कभी कभी ऐसे भी पूछता है, देखो, कह देगा कि चतुर्भुज FEDB का क्षेत्रफल कितना होगा, FEBD का क्षेत्रफल इसका, तो 1 2 3 4 त्रिभुज है और ये चतुर्भुज कितना बना रहा है, 2 हिस्सा, टोटल कितने में से 1 2 3 4, इसका मतलब पूरे त्रिभुज का कितना है, त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का 1/2 हिस्सा है ये चतुर्भुज। तो चाहे इस चतुर्भुज की बात करें, चाहे इस चतुर्भुज की बात करें, कोई भी चतुर्भुज ले, चाहे इसकी, बस ये देखिए आप कि जिस हिस्से की बात वो कर रहा है उस हिस्से में कितने त्रिभुज आते हैं। ठीक, कर लेंगे। अगला है, कह रहा है यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य, ये फिक्स चीजें हैं, सब याद करने वाली, हमेशा याद होनी चाहिए आपको। यदि किसी आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य B और हरात्मक माध्य H है, मतलब अरिथमेटिक मीन, ठीक, A है, ज्योमेट्रिकल मीन G है और हार्मोनिक मीन H है। ठीक है, तो इनमें संबंध पूछा है ना, एकदम रट जाइए। सबसे बड़ा होता है, ठीक है, समांतर माध्य, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा हरात्मक माध्य। ठीक, कहो तो हम कुछ संख्याएं मान के लिखते हैं, जैसे हम कह दें 2 और 16 2 संख्याएं हैं। ठीक, कोई भी हमने 2 संख्याएं मान ली, आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक, अगर हम कहें कि समांतर माध्य, मतलब जिसका मान उसने A बताया है, कितना होगा, तो 2 + 16/2, 16 और 2
18, 18 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9। ठीक, इसके बाद ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य मतलब जी, तो ये होता है अंडर रूट a इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 2 गुणे 16 अंडर रूट 32। ठीक, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, छोड़ दीजिए उसको। अब आते हैं हार्मोनिक मीन। हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिकल मीन का वर्ग होता है समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर। अगर हम यहां से h का मान निकालें तो g का मान स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 32 बटा a का मान कितना आया था 9, 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27 3 2 5 9 बचे 45 3.5 के आसपास आएगा। ठीक, तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा निकल के आया समांतर माध्य, फिर उससे कम 5 पॉइंट समथिंग आएगा क्या ज्योमेट्रिकल मीन, और हार्मोनिक मीन सबसे कम आया कितना। इसका मतलब a सबसे बड़ा है, उससे छोटा g है और उससे छोटा h है। ये आपका आंसर होगा। वैसे भी याद कर जाइए, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य इसी क्रम में होते हैं। ठीक, तो a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कर लेंगे। समांतर माध्य सबसे ज्यादा, उससे कम गुणोत्तर माध्य और सबसे कम हरात्मक माध्य होता है। ठीक, अगले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, मतलब दो संख्याओं का अंतर, जैसे हम कहते हैं a और b दो संख्याएं हैं, तो इनका अंतर बता रहा है 5 और इनका गुणनफल मतलब a इंटू बी का मान कितना दे रहा है 36। ठीक, तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर है ना, इतनी बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। a का व्युत्क्रम 1/a माइनस b का व्युत्क्रम 1/b। ठीक, अब कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि a बड़ा है b छोटा है, तो हमको लिखना पड़ेगा 1/b माइनस 1/a। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी, यहां आ जाएगा a माइनस बी। ठीक, इसका मतलब है कि जब आपसे पूछे कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, तो संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल यही होता है। संख्याओं का अंतर सवाल में दिया है कितना 5 और संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 36, हो गया। अब इसी सवाल को पलट के आपसे दोबारा पूछ देता है कि जहां पे अंतर लिखा है यहां पर क्या कर देता है, कह देता है योग बताओ, है ना। तो अगर योग पूछ देता तो दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। और यही सवाल दोनों बार बार रिपीट करके पूछता है, कभी कह देगा व्युत्क्रमों का अंतर बताओ, कभी कह देगा व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। तो अंतर कहेगा तो अंतर बटे गुणनफल, योग कहेगा तो योग बटे गुणनफल कर लेंगे। बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। कह रहा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। इनका नाम आप लोग सुने होंगे, रामानुजम। ठीक, श्रीनिवास रामानुजम। 20वीं सदी के पूछा है ना, बहुत तेज थे गणित में, बहुत किताबें लिखे हैं, बहुत सारी थ्योरम चालू किए हैं, है ना। ठीक, अगला चलते हैं। कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है और बता रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। फिर कह रहा है यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब देखो एक हम आपको, अब ये सब 3D स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इस तरीके से ऐसे, है ना, ये सब 3D वाले स्ट्रक्चर हैं, मतलब इनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होंगी। जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, ऐसे। तो जो कमरे का क्षेत्रफल होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, उसमें छत और फर्श नहीं होता है। जो फर्श है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, छत में भी लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन जो साइड वाले दीवारें होती हैं, एक में लंबाई और ऊंचाई होती है, एक में चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना। समझ रहे हैं इस चीज को। तो एक बार लंबाई और ऊंचाई होती है और एक बार चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ये होता है भाई। अगर इस कमरे की बात करें, मान लेते हैं ये लंबाई है, तो एक बार लंबाई और एक बार ऊंचाई है, और अगर ये चौड़ाई है तो एक बार चौड़ाई और एक बार ऊंचाई है ना। और ये सारे मान कितनी बार आते हैं, दो बार आते हैं।
2 बार ये फलक 2 बार होगी और 2 बार ये वाली फलक होगी, है ना, 4 फलक होंगी। तो यहां से H कॉमन होता है, सॉरी LH होता है। और सारी दीवारें 2 बार होती हैं, 2 बार लंबाई वाली दीवारें, 2 बार चौड़ाई वाली और 2 छत और फर्श। तो सिर्फ चारों दीवारों की बात कर रहा है। अगर यहां से हम H कॉमन ले लें, क्यों बार बार गलत लिख जा रहे हैं भाई, LH, ठीक, H भी यहां से कॉमन हो जाएगा तो 2L + B × H। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला बन के आया 2 × L + B × H, ठीक। अब उसने हमसे कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 660, तो 660 चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इसके बाद 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब चौड़ाई जितनी होगी उसकी ठीक दोगुने क्या होगी, लंबाई होगी। तो अगर हम कह दें कि इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई अपने आप दोगुनी हो जाएगी, कितनी, 2x। तो यहाँ रख देंगे 2x + x और इंटू H का मान कितना दिया है, 11 मीटर। 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 60, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, x जुड़ेंगे तो 3x = 30। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 10। और x हमारा क्या था, चौड़ाई थी। तो हमें पता क्या चल गया कि x जो चौड़ाई थी इसका मान कितना आ गया, 10, और ये जो लंबाई थी इसका मान हो गया 10 दूना 20। हमसे पूछा है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताओ। छत हो या फर्श हो, दोनों लंबाई और चौड़ाई यहां भी है, लंबाई और चौड़ाई वहां भी है। तो चाहे फर्श का क्षेत्रफल पूछे चाहे छत का, दोनों का मतलब होगा L × B। L का मान हमने निकाला है 20 और B का मान निकाला है 10, तो टोटल कितना आ गया, 200। अब देख लो मान किस में दिया था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा, 200 वर्ग मीटर उसकी छत या फर्श, कुछ भी कहें, छत कहें या फर्श कहें, दोनों बराबर होती है, ठीक, कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न में संख्याएं दी हैं और उनका आपसे पूछा क्या है, मासा, है ना, HCF। ध्यान देना, भिन्न का जब भी भिन्न का LCM पूछा जाए या फिर भिन्न का HCF पूछा जाए आपसे, अगर LCM पूछा गया तो जो पूछा जाता है वो अंश का निकाला जाता है, अंश का LCM निकाल दीजिए और हर का क्या करिए, उसके उल्टा HCF निकाल दीजिए। अगर आपसे भिन्न का HCF पूछा गया है तो जो पूछा गया है अंश का HCF निकाल दीजिए और हर का क्या निकाल दीजिए, LCM निकाल दीजिए। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है। तो हमसे पूछा क्या गया है, मासा, मतलब HCF पूछा गया, ठीक, HCF पूछा गया है तो हमने कहा कि अंश का HCF निकाल दीजिए, सॉरी, अंश का HCF निकाल दीजिए, अंश का HCF और हर का LCM निकाल दीजिए। तो देखिए संख्याएं दी है 14, 42 और 21, इनका HCF निकालेंगे तो किससे कटेंगे, 7 से, ठीक। अगर आप इतना भी कर लिए होते कि इनका HCF 7 होगा तो एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है ना, तुरंत पकड़ जाता ऑप्शन। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अंश का HCF निकाले 7 आया और इस हर का LCM निकालेंगे तो 330 आ जाएगा। करके देख लेना भाई, इसमें आएगा 11 × 3, इसमें आएगा 5 × 11 और इसमें आएगा 2 × 11। तो 11 सब में कॉमन है तो 11 आ गया। इसके बाद 5 दूना 10 और 10 तियां 30 और 30 × 11, टोटल LCM कितना आ जाएगा, 330, ठीक। तो LCM आ गया, हर का LCM निकाले 330 आ गया और अंश का HCF निकाले कितना आया, 7। तो हमसे भिन्न का HCF पूछा था, तो HCF पूछा है तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM मान कितना आ जाएगा, 7/303। अगर आप HCF भी निकाले होते तो आप आंसर पकड़ लिए होते, क्योंकि उसके आंसर में साफ साफ लिखा है, एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर क्या है, 7 है। कर लेंगे, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, ये भी क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, इससे है ना।
कह रहा है 7 + 2 √10 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल कहने का मतलब है कि वो इसका वर्गमूल ऐसे जानना चाह रहा है कि अगर इस संख्या का आप वर्गमूल लेते तो कितना आता। अब देखिए कोई संख्या यदि रूट के अंदर लिखी हुई है और वो पूर्ण वर्ग है तो तुरंत बाहर आ जाती है। अगर ये पूर्ण वर्ग ना होती, जैसे हम 3 कहें निकालो, तो क्या 3 निकल के बाहर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर रूट के अंदर यदि हम 9 लिख दें तो आप तुरंत बता देंगे कि 3 आएगा, है ना। तो अगर इस संख्या का रूट लेना है तो इस संख्या को एक होल स्क्वायर में बदलना होगा इस तरीके से। अगर ये किसी का वर्ग बन गई तो तुरंत वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और संख्या निकल के कहां जाएगी? बाहर आ जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा मौसम का असर है। अब देखिए कैसे बनाया जाता है ना। हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस रूट के पहले 2 लिखा है। अगर लिखा है तो बस इस 10 के 2 गुणनखंड करिए, इसके 2 ऐसे टुकड़े कर दीजिए जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो क्या मिलेगा? 2 और 5। 5 2 लिखिए, 2 5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए, जो चिन्ह बीच में लगा है वही लगा दीजिए, बस यही इसका आंसर होता है। ठीक, अगर इस संख्या के रूट वाली संख्या के पहले 2 लिखा हुआ है तो, अगर नहीं लिखा तो फिर अलग अलग सबका नियम होता है। कभी 2 अंदर कर दिया जाए। जैसे इसका एक रूप हम और बना सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिख दें 7 + √40। आप कहें कि इसका वर्गमूल बताओ, ऐसे। तो ये दोनों सवाल एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस लिखने का तरीका बदल दिया। इस 2 को हम अंदर ले गए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो, और 4 का गुणा 10 में करके हमने 40 लिख दिया, है ना। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ 2 देखना जरूरी है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर 2 नहीं होता तो इस संख्या को हम 4 से भाग देते, कितना आता है? 10। तो फिर इसको लिखते 7 + 4 × 10, ऐसे। इस 4 को बाहर लाते तो आ जाता 7 + 2 √10। अब इसका वर्गमूल निकालते, है ना। मतलब इस संख्या को अंदर बाहर वो कर सकता है, इसलिए हमने आपको टोका। तो कुछ नहीं करना है, इस 10 के 2 ऐसे गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने पर कितना मिल जाए? 7 मिल जाए। तो 2 और 5, 5 और 2 का गुणा कराएंगे 10, और 5 और 2 जोड़ेंगे, दोनों पे रूट लगा दो, जो चिन्ह यहां लगा वही चिन्ह यहां पे लगा दीजिए, आपका उत्तर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा निकल के आएगा √2 + √5। कर लेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक वर्ग ऐसे कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग का मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं। बराबर नहीं दिख रहा ना? वर्ग कहने का मतलब है कि उसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो कह रहा है एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक भुजा उभयनिष्ठ कहे चाहे चारों कहे, चारों तो बराबर है, 4 में से कोई भी उभयनिष्ठ हो जाए, है ना। तो कह रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है। इसका मतलब उभयनिष्ठ का मतलब है कि कॉमन, है ना। मतलब एक भुजा उन दोनों की क्या हो जा रही है? मैच कर रही है। तो एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब जितना मान इसका, जितना मान इसका, जितना मान इसका, अगर ये कॉमन है और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भी तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये वाली यक्ष, तो ये वाली यक्ष, तो ये भी क्या हो गए? इसका मतलब जितनी भुजाएं हैं सब बराबर है। तो कह रहा है इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप हमने आपसे कहा है कि परिमाप का मतलब होता है कि उस आकृति के किसी एक बिंदु से चलना शुरू करिए, ठीक, और उसके आसपास तब तक चलते रहिए जब तक वापस उसी बिंदु पर ना आ जाएं आप, परिमाप निकल आएगा। जैसे इधर जाएंगे 1 बार x, 2 बार x, 3 बार x, 4 बार x, 5 बार x, इधर नहीं जाएंगे, रिपीट नहीं हो सकता कहीं से, है ना। ये तो अंदर है, ये दिख थोड़ी रहा है आपको। तो कितनी बार x मिला हमको? 5 बार x, और बता रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा 4/5 है। इसका मतलब है कि x का मान सवाल में दिया है 4/3, तो उत्तर आएगा 20/3, या फिर भाग देंगे तो 6 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इस आकृति का क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है एक बिंदु से चलिए, आप चलते रहिए इसके बाहर बाहर, जितनी रास्ते मुड़ेंगे आप सब टोटल जोड़ के परिमाप होता है। ये परिमाप में नहीं आएगा क्योंकि ये तो 2 वस्तुएं रख दी गई ना। जैसे ये 2 वस्तुएं हैं, इनको एक के ऊपर एक ऐसे रख दे तो क्या बीच में कहीं जाने की जगह है? ये तो सट गए हैं ना, है ना। सॉरी, चले आगे।
अगला है कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। अब देखिए यही होता है, पहले कभी 3 से भाज्यता पूछता था, कभी 11 से, कभी 7 से, कभी 9 से। अब उसने क्या किया, 9 और 11 का गुणा करा दिया और पूछ लिया आपसे किससे भाज्यता, 99 से। तो क्या फर्क पड़ता है, जो संख्या 9 और 11 दोनों से कट जाएगी वो किससे कट जाएगी, 99 से कट जाएगी, है ना। आइए देखते हैं। अब देखिए 99 का मतलब है कि 9 गुणे 11, तो संख्या 9 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, ऐसी एक संख्या ढूंढ लीजिए। और 9 से भाज्यता का नियम सबसे आसान होता है, जिस संख्या के अंकों का योगफल, जैसे हम कहें 27, तो 27 में 2 अंक है, 2 और 7 जोड़िए कितना आया, 9। अगर ये योगफल 9 से कट गया, इसका मतलब 27 9 से कट जाएगा, है ना। इसे हम लिखें 108। अगर हमें देखना है ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इन तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 9। अगर इनका योगफल 9 से कट गया, इसका मतलब 108 9 से कट जाएगी। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से 9 से कट जाता है, वो संख्या 3 और 9 से पूर्णतया कट जाती है। ठीक, अब आते हैं इसमें, हमको चाहिए 99 से भाज्यता, इसका मतलब संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगी। तो अब इन चारों ऑप्शन में पहले 9 की भाज्यता सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे आसान काम वही होता है। जैसे 3 5 और 3 8, 8 7 15, 16 17, 17 4 21, 21 और 6 27, 27 9 से कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है ना। कंफर्म नहीं है, और चेक करते हैं आगे। अब 11 से भाज्यता, 9 और 11, तो 11 की भाज्यता में एक एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं, क्या मिला, 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20, और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 5 और 2 7, इनके बीच का अंतर कितना है, 11 नहीं हो सकता, है ना। 11 की भाज्यता का नियम होता है कि अल्टरनेट पे एक एक अंक छोड़कर जोड़कर अलग रखिए, फिर जो बचे उनको जोड़कर अलग रखिए, दोनों का अंतर निकालिए। अगर वो अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो ऐसी संख्या 11 से पूर्णतया कट जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, इस पे आते हैं। योग करेंगे तो 9 1 10, 17 20 23 25, इसका योगफल 25 आ रहा है, ये संख्या तो 9 से कटेगी ही नहीं। इसको जोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 2 20 21 22, 22 और 5 27, इसका भी योगफल 27 आ रहा है, और 27 9 से पूर्णतया कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटने वाली है। तो 11 से कटना चेक कर लेते हैं, एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं। 9 1 10 और 5 15, इधर से जोड़ेंगे 7 3 10 2 12, इनके बीच का अंतर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। इस पे आते हैं, तो 5 4 9, 4 3 7 2 9, इसका भी योगफल 9 से कट रहा है, 18 आ रहा है, 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। अब देखते हैं 11 से भाज्यता का नियम, एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, तो 4 4 8 और 1 9, इधर से जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 1 9, इन दोनों के बीच का अंतर 0, इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, तो 9 और 11 दोनों से भाज्यता चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन दोनों नियम को फॉलो कर जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इस पे तो लिख दीजिए जन्म सिद्ध अधिकार। इस क्वेश्चन का जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये कभी भी टेट के पेपर को, सुपर टेट के पेपर को छोड़ने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपसे कह देगा कि पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है ना। तो कि जो भी सिंबल होते हैं, जैसे पाई एक सिंबल है ना, जो भी सिंबल होते हैं, चाहे वो पाई हो, चाहे वो जी का मान हो, जी का मान हो, ऐसे कोई भी सिंबल आप जो बनाते हैं, जो ABCD इन सबकी भाषा में आता है, वो सदैव और सदैव क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7 कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, कर लेंगे, बार बार पूछा जाता है ऐसे। एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत बार पूछा गया है टेट में, है ना। कभी पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कभी पूछेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या, कभी पूछेगा सबसे छोटी ऋणेतर भाज्य संख्या, बस भाषा बदलता है, उत्तर सबका 2 ही आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10⁻³ इज इक्वल टू 125, तो 10⁻⁻2x का मान कितना होगा, है ना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 10⁻³ x का मान 125 है,
तो 10 की पावर माइनस 2x का मान कितना होगा। केवल आपको बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं है। ठीक, देखो इस सवाल को ऐसे ही बदल दो 10 की फॉर्म में। जैसे 10 की घाते 3x लिखा है, तो इस 25 को हम 5 की घात 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस घात को ट्रांसफर कर दो इस तरफ, है ना। 10 इस 3 को x उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 3। और जब घात बराबर का चिन्ह पार करती है, याद करिए a स्क्वायर बराबर अगर b लिखा है तो a का मान आता है b की पावर 1/2। मतलब जब घात बराबर का चिन्ह पार करती है तो किस में चली जाती है? पलट जाती है, मतलब भिन्न में हो जाती है। ठीक, तो ये इधर आएगा तो 3x का 1/3x हो जाएगा। इसका मान 3 से 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 10 बराबर 5 की पावर 1/x। हो गया इतना। अब हमसे मान किसका पूछा गया है? अब हमसे मान पूछा गया है x की पावर -2x का, 10 की पावर -2x का। तो इसको हम लिख सकते हैं 10। अब देखिए अगर किसी संख्या की घात माइनस में लिखी है तो इस संख्या को पलट दीजिए, घात अपने आप क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है ना। जैसे x की पावर -2 लिखा है तो इसको 1/x² लिख सकते हैं आप। संख्या को पलट दीजिए, उसकी घात का चिन्ह अपने आप क्या होता है? बदल जाता है। ठीक, तो हमने 10 को 1/10 कर दिया तो इसकी घात अपने आप कितनी हो गई? 2x हो गई, धनात्मक हो गई इसकी घात 1/10। 10 का मान हमने निकाला है 5 की पावर 1/x। ये आ जाएगा 5 की पावर 1/5 की पावर 1/x। और इस पूरे की होल घात कितनी लगी है? 2x। तो x से x कट जाएगा तो मान आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर बराबर 1/25। यही इसका उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? 1/25। बस थोड़ा सा घुमा दिया था आपको, है ना। इसका मान कितना निकल के आएगा? 1/25। ठीक, कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? इसकी घात को इधर ट्रांसफर किए। इस 25 को 5 की घात 3 बना दिए, 5 × 25 = 125। तो 10 का मान निकल के आया 5 की पावर 1/x। फिर हमने इसकी घात को पलट के धनात्मक किया, तो 10 को पलट के 1/10 कर दिए तो घात अपने आप पॉजिटिव हो गई। अब इस 10 का मान हमने यहां से रख दिया 5 की पावर 1/x। 10 का मान 5 की पावर 1/10, इसकी होल पावर 2x थी। अब एक की घात चाहे जितनी लगाओ उसका मान एक ही रहता है। यहाँ पे x कट गया तो 1/5 का स्क्वायर बराबर 1/25। कर लेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कह रहा है 16075 एक संख्या दे रहा है। कह रहा है किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब 16075, कह रहा है इसको किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 है ना, इतना मिलता है, जबकि शेषफल कितना प्राप्त होता है? 43। ठीक, अब देखो ये भाजक होता है, ठीक, ये भागफल होता है और ये शेष है और इसको कहा जाता है भाज्य। ठीक, तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। तो भाजक मतलब 6075, भाज्य बराबर भाजक हमने x माना और भागफल 167 प्लस शेषफल कितना आया? 43। तो पहले 43 को लाके इधर माइनस कर दो, फिर 167 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा इसका 96। कर लेंगे, 96 आएगा। भाग दे के देखिएगा, शायद 96 ही आएगा। ठीक, कुल मिला के आपको तरीका पता होना चाहिए, उत्तर तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक, भाज्य इतना है, भाजक हमने x माना, भागफल दिया था, शेषफल दिया था। 43 को लाकर इधर माइनस करेंगे, 167 से भाग दे देंगे, शायद 96 आ रहा होगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक, देखिए जब आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 से 50 में 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं और 51 से 100 में 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। ध्यान रखिएगा जब आप गिनती लिखते हैं तो
1 से 50 में 15 भाज्य संख्याएं मिलती हैं और 51 से 100 में 10 मिलती हैं। अगर हम कहें कि 1 से लेकर 100 तक में तो टोटल कितनी भाज्य संख्या होती हैं? 25। उसने आपसे केवल कहाँ की पूछी है? 50 से छोटे धन पूर्णांकों में। तो हमें हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15, है ना। तो 50 से नीचे वालों में 15 भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है वे संख्या। देखिए ऐसे सारे सवाल ऑप्शन से लगाए जाते हैं। ठीक, देखिएगा कैसे। उसकी पहली शर्त है कि 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना, अगर हम पहला ऑप्शन लें तो बड़ी संख्या 17 है तो 17 का दोगुना कितना हो गया? 34। फिर कह रहा है बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या 1 है, 1 का 5 गुना 5 करेंगे, से 3 ज्यादा है। क्या ये इससे 3 ज्यादा है? नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। चले आगे। अब देखो दूसरे पे आते हैं। हमें पता है कि ये वाला शायद सही है। इस पे आते हैं। बड़ी संख्या का 2 गुना तो 11 का 2 गुना 22, छोटी संख्या का 5 गुना तो 9 25 45, ये खुद ही ज्यादा होगा जबकि कह रहा है गुने से 3 ज्यादा है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके पास आएंगे, बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 14 दूना 28, छोटी संख्या का 5 गुना तो 5 का 5 गुना कितना हो गया? 5 बच्चे 25। देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3। वही कह रहा है कि 5 गुने से 3 ज्यादा है तो इसके 5 गुने से ये 3 ज्यादा है। एक शर्त सही है। फिर कह रहा है तथा बड़ी संख्या का 4 गुना, तो दूसरी शर्त लगा रहा है कि बड़ी संख्या का 4 गुना तो 14 चौको 56 तथा छोटी संख्या के 3 गुने, तो छोटी संख्या 5 तो 5 तियां 15 और दोनों का योगफल कह रहा है 71 है तो 56 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 71। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड वाला ऑप्शन दोनों शर्त को फॉलो कर रहा है। 2 कंडीशन है कि पहली संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है। फिर दूसरी शर्त है कि बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। ठीक, ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से ही लगाए जाते हैं, कभी भी इनको पूरा लगाने की कोशिश मत करिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक, अगला है, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। हमने अभी बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई, कह रहा है एक आयत है, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है और इसकी लंबाई कितनी बता रहा है? 16। तो कह रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है? x। जब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल बराबर कर दो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे x। काट दो, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 4 तो x का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी। ठीक, तो कह रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। कर लेंगे, बहुत आसान काम है। अगला क्वेश्चन, ये सब मुफ्त वाले नंबर हैं। देखिए जब भी स्ट्रक्चर पहचानिए आप यहां पर, अगर कभी किन्हीं संख्याओं के बटे पे ऐसे संख्या लिख दी जाए इस तरीके से, इसका सीधा मतलब होता है कि जो संख्या जिसके नीचे लिखी है वो उसी का रेशियो मान है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा। ठीक, जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी का रेशियो मान हुआ। अब आते हैं अपने सवाल पे। देखिए इसका मतलब है कि a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान कितना है? 7। हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी, तो 7 4 3 7, 7 दूना 14 और c का मान है 7, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2। बस यही आपसे पूछा था। a प्लस बी प्लस सी बटा c का मान कितना होगा? 14। कर लेंगे, सब मुफ्त वाले नंबर हैं, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत कम डिफरेंस है दोनों के बीच में। आपको कुछ नहीं पता, आप सीधे जोड़ के निकाल सकते हैं, केवल जोड़ लीजिए। देखिए 1991 की बात कर रहा है, 5 जनवरी, तो जनवरी में और कितने दिन बचे हैं? 26, 31 की होती है। फरवरी में 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई
जून, जुलाई, अगस्त, है ना, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, 91 कंप्लीट हो गया। 92 में आएंगे तो 3 मार्च की बात कर रहा है, तो जनवरी, 31 फरवरी। अब ध्यान दीजिएगा 1992 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो यहाँ फरवरी कितने की निकल के आएगी, 29, और मार्च में सिर्फ कितने दिन, 3 दिन। इन सब को जोड़ के 7 से भाग देंगे तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा, या आप इन्हीं को 7 से भाग दे डालिए और सबका 7 से भाग देकर ऐसे 7 त्रिका 21, 5 आया, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 3, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 से भाग देंगे शेषफल 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, 7 से भाग दे रहे हैं। 7 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 7 दिन पे दिन बार बार रिपीट होके आता है ना। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। ठीक, जोड़ लो, 5 3 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, और 21 7 से कट रहा है, इसका मतलब यहाँ तक के दिन तो फिर भी बेकार हो गए। इधर आते हैं, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 3 3 6 17, 17 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 3 17। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? क्योंकि 3 में तो कोई है नहीं। 7 त्रिका 21, 5, 7 चौक 28, 5 3 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 त्रिका 21, 2 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 1 17। कहीं जोड़ने में घटाने में लग रहा है गलत हो गया है, जाने दीजिए। जनवरी 5 निकल गए, 25, 1 26, ऐसे ही आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, फरवरी में 28, मार्च 31, अप्रैल 30, है ना, ऐसे सबको जोड़ लीजिएगा और टोटल जिन जोड़ करके 7 से भाग दीजिएगा। कहीं जोड़ने पे एक छूट गया, मंगलवार आ रहा है देखने पर, ठीक है, क्योंकि दो आएगा शेषफल। 0 पे रविवार होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, ऐसे चलता जाएगा, 6 दिन का पूरा बना लेंगे। ठीक, कुछ नहीं करना, बस आपको इन दिनों को जोड़ देना है, जोड़ करके 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसी के हिसाब से 0 से रविवार से शुरू करेंगे, इसके बाद सोमवार मंगलवार बुधवार करते हुए चले जाएंगे। ठीक, कर लेंगे, जोड़ लीजिएगा, जोड़ने में कहीं एक दिन छूट गया है। चले आएंगे, अगला देखो। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको सॉल्व करके मान बताना है कितना आएगा, और सबकी घात माइनस में लिखी हुई है। अभी हमने आपको बताया कि जब घात किसी की माइनस में लिखी हो, इसको प्लस में करना हो तो संख्या को क्या करो, भिन्न में पलट दो उस संख्या को। x को हमने 1/x किया, इसकी घात अपने आप क्या हो गई, प्लस हो गई। ठीक, बस यही काम हमको यहाँ पे करना है। अब देखो, बड़ा वाला ब्रैकेट ये लगा हुआ है, फिर ये मंझला ब्रैकेट है, फिर छोटा वाला। तो सबसे पहले अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 1/3 लिखा है, इसको पलट देंगे तो 3/1 की पावर कितना आ जाएगा, 3, माइनस 4/1 की पावर 2, घात प्लस हो गई अपने आप। अब ये संख्या ऐसे बंद है और इसके बाद लिखा है भाग 1/4, तो इसको भी हम पलट दें तो 4/1 की घात 3, ये ब्रैकेट लग गया आपका। 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 है और ये 4 चौको 16 है, और यहाँ भाग दे के 4 चौको 16 3 48, सॉरी 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 11, और ये आ जाएगा कितना, 64। इसका मतलब इसका मान निकल के कितना आ रहा है, 11/64। कर लेंगे। ठीक, चलें आगे। अगला मान है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव, कह रहा है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कितनी हैं। हमेशा याद रखिएगा, त्रिभुज के निर्माण की शर्त होती है कि ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई भी 2 भुजाएं दे दें और आप कह दें कि एक त्रिभुज बना देंगे, ऐसा नहीं है। त्रिभुज के निर्माण के लिए जरूरी है कि 2 छोटी भुजाओं का योगफल, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, सदैव तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, है ना।
तीसरी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, इसीलिए इन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनने वाला। दो छोटी भुजाओं को जोड़ने पर सदैव तीसरी वाली भुजा से मान क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव हो पाता है। देखिए कहां पर ऐसा है, यहां पर दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों हैं, 6 बड़ा है, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल 1 5 4 9 1 10, कितना आया मान 10.5। तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर त्रिभुज का निर्माण संभव है। और आगे चलते हैं, देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ दो छोटी भुजाएं ये हैं, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी बहुत बड़ी है, मान नहीं पहुंचेगा। ठीक, छोटी भुजाओं का योग सदैव ज्यादा होना चाहिए तीसरी से। यहाँ पे आएंगे जोड़ेंगे तो दोनों छोटी भुजाएं ये हैं, तो ये आ जाएगा 8.8। क्या इन दोनों का योग इससे ज्यादा हो पाया, नहीं हो पाया, इसका मतलब यहाँ भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे दोनों छोटी भुजाएं 6 हैं, ये तो बराबर हो गया, संभव ही नहीं है। हमेशा दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, तभी उन भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण संभव है। जैसे हम कहें 3 4 5, तो दो छोटी भुजाएं ये दोनों हैं, इनको जोड़ेंगे कितना आया 9। देखिए 5 से ज्यादा है, इसका मतलब इन भुजाओं से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, कर लेंगे। बराबर पे भी त्रिभुज नहीं बनता है, जैसा कि चौथा ऑप्शन है ना, बड़ा होना चाहिए सदैव। चले आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि इनको आरोही क्रम, आरोही कहे चाहे अवरोही कहे, पहले छोटा बड़ा निकालना समझ जाइए, आरोही अवरोही अरेंज कर लेंगे, है ना। इनको देखो लिखा कैसे, तो इसलिए लिखा है 3 की पावर 1/2, ये लिखा है 4 की पावर 1/3, और ये लिखा है 5 की पावर 1/4। ठीक, अब देखते हैं कि जो इनके भिन्न में अंश हैं, ये घात में जो भिन्न लिखी हुई है, इनमें जो अंश दिया गया है, इन सबका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12। ठीक, अब इस 12 से सबकी घात में गुणा करा दो, इस घात में भी 12 से गुणा करा दो, इस घात में भी 12 से गुणा करा दो। कुल मिला के हम भिन्न में लिखी हुई घात को भिन्न से बदलकर अंक में लाना चाह रहे हैं बस, और इस सवाल में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हमने सबको एलसीएम से क्या किया, गुणा किए। 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, इसका माना जाएगा 3 की पावर 2 से काटेंगे 6, इसको काटेंगे 3 चौक को 12 तो 4 की पावर 4, इसको काटेंगे तो 5 की पावर 3। ठीक, 3 की पावर 6 का मान 729, 4 की पावर 4, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, और 5 की पावर 3 का मान 125। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली। देखिए कलर चेंज करते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या निकल के आई √3, ये सबसे बड़ी है। उससे छोटा है 256, मतलब करणी की पावर 3 4, और उससे छोटी है करणी की पावर 4√5, ये। ठीक, तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, आरोही क्रम है, इसी को पलट देंगे अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा 729 था, इसका मतलब पहली वाली संख्या सबसे बड़ी थी। ठीक, फिर उससे छोटा 256 था, इसका मतलब दूसरी संख्या उससे छोटी थी, और सबसे छोटा कौन था 125 था, इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे छोटी थी। समझ गया, कर लेंगे। बस मैथ में इतने ही क्वेश्चन थे, 120 लास्ट हो गया सर। अब आगे पर्यावरण है। ठीक, अब आते हैं हिंदी पे। ठीक है, हिंदी भी चालू करवा देते हैं आपको, बाकी हम उर्दू, इसमें तो चाहे जो बताए ना आपको पता चलेगा ना हमें पता चलेगा, क्योंकि ना आपको उर्दू आती है ना हमें आती है। चले आगे, हिंदी कहाँ गई भाई, हाँ काल का पर्यायवाची, ये हिंदी सेकेंड। ठीक, चलिए कर लेते हैं इसको, लगे हाथ में, 5 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं। कह रहा है निम्नलिखित मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है जो मुख से बोला जाए, सिर्फ बोला जाए, मौखिक है ना, मौखिक बोला जाए, मुख से बोला जाए,
मौखिक अभिव्यक्ति मतलब कुछ व्यक्त करने का तरीका। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? आशु भाषण। ठीक, याद रख लेंगे, आशु भाषण। फिर कह रहा है हिंदी की बोलियां कितनी हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुआ है, पेपर हमने देखा कई लोगों का, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ है, कुछ लोग 22 ऑप्शन लगाकर चले आए हैं। उसने ये नहीं पूछा था कि आपके संविधान में कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं आपके संविधान में हैं भाई, संविधान में नहीं पूछा था कितनी भाषाओं का वर्णन है ना। उसने पूछा था हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 है। ध्यान दीजिएगा, 22 जो लगाए हैं वो संविधान में उपस्थित 22 भाषाएं मार के चले आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संविधान में पूछता कितनी भाषाएं हैं तो 22 उत्तर सही होता। उसने पूछा हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, है ना, ये पूछा गया आपसे। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कितना है। देखिए, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है। तो शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक, इसका मतलब है कि इसमें जो भी जुड़ा होगा वो प्रत्यय लास्ट में होगा। अब देखो, अब अगर प्रत्यय को हटाते हैं या उपसर्ग को हटाते हैं तो ऐसा नहीं कि शब्द अपना विकृत रूप दे देगा, उन शब्दों का मतलब होना चाहिए, है ना। दोनों शब्द वैलिड होने चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे यहां लिखा सा प्लस माजिक, क्या इसका कोई अर्थ है? ये निरर्थक शब्द बन गया। यहां पर सामाज प्लस इक, समाज नहीं होता है, समाज होता है, सामाज नहीं होता है। ठीक, यहां लिखा सामा प्लस जिक, क्या ये निरर्थक शब्द नहीं बना? सिर्फ एक ही आपके पास वैलिड शब्द है कि समाज में इक प्रत्यय लगाया गया और शब्द बन गया सामाजिक। ठीक, कर लेंगे। अगला पूछा कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। इसके संपादक कौन है? अखिलेश। ठीक, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। सॉरी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 12 बरस लो कुकुर जीवे। ठीक, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, है ना। इसकी अगली लाइन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये आला खंड है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। जगनिक का लिखा हुआ परमाल रासो, और परमाल रासो का ही दूसरा नाम क्या है? आला खंड। उसी की लाइनें हैं कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, मतलब कुत्ता 12 साल जीता और सियार 16 साल। इसकी अगली लाइन में लिखा गया है कि 18 बरस ले छत्री जीवे, मतलब छत्री कितने साल जिंदा रहता है? 18। ये वीरतापूर्ण वर्णन है ना, मतलब इस समय युद्ध की इतनी ज्यादा चलन था युद्ध का कि छत्री जो होते तो उनका काम ही होता था युद्ध करना, है ना, क्योंकि छत्रियों को माना गया समाज का रक्षक, युद्ध करते थे वही लोग। तो उसके कहने का मतलब ये है कि इतने ज्यादा युद्ध होते थे, छत्री 18 साल का होते होते युद्ध में लड़ जाता था। अगर वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो अधिकतम कितने साल जी पाया? मतलब उनके कहने का ये सेंस निकल के आता था कि अगर 18 साल में जाते जाते युद्ध नहीं लड़ गया छत्री, तो उस छत्री का जीना बेकार हो गया, है ना। वही लिखा गया है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार और 18 बरस ले छत्री जीवे तो जीवे धिक्कार। मतलब 18 साल से ज्यादा अगर छत्री जी गया तो उसका जीना धिक्कार हो गया। मतलब 18 साल तक जाते जाते युद्ध करते हुए, चाहे वो शहीद हो जाए चाहे युद्ध करे, कुछ ना कुछ होता था जरूर, है ना। मतलब छत्री को इतना ज्यादा युद्ध में रत दिखाया गया है कि उसका कहना है कि 18 साल तक जाते जाते वो शहीद हो जाता था युद्ध में, या युद्ध जीत के अपना राज्य चलाता था, कुछ भी करे, है ना। एक सेंस है, वीरतापूर्ण रचनाएं सारी अति संयोक्ति में जैसी लिखी गई रचनाएं हैं, है ना। इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया है वीरता को कि आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, है ना। आलाखंड है, जगनिक का लिखा हुआ। बुंदेलखंड में गाए जाते हैं सारे गीत, है ना। आला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, है ना। चले आगे। अगला क्वेश्चन है कि अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल अपरिहार्य, अछत, अंधियारा, दुर्भिक्ष होता है। ठीक, अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? दुर्भिक्ष। ठीक, फिर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो दूसरा वाला सही होगा।
अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य पूछा था ना, हाँ तो यही होगा सेकंड वाला, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अगला है, कह रहा है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। कहते हैं कि हमको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये चीज हमको मिल जाएगी, मतलब जिसकी पूर्व में आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी हमको मिल गया, वो होता है अप्रत्याशित। ठीक, आगे चलते हैं। इस तरह कह रहा है मुझसे उठा नहीं गया। ठीक, इसमें पूछा है कि वाक्य कैसा है, वाक्य में वाच्य क्या है। ठीक, देखिए जो इसमें पूछा जाए तो सही मायने में भाववाच्य है। भाववाच्य के सेंटेंस प्रायः नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ऐसा नहीं किया जाता, मैं ऐसा नहीं, इस तरह के भाव आते हैं। जैसे कहा है मुझसे उठा नहीं गया, एक निगेटिव सेंस आता है निकल के, जैसे बूढ़ी दादी से अब नहीं चला जाता, है ना। इस तरह के सेंस जो भी निकल के आते हैं वो वाक्य कहाँ के होते हैं, भाववाच्य के होते हैं। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या आएगा, निधन कपट। कर लेंगे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, निधन कपट, है ना, निधन कपट, निष्कपट। ठीक है, कह रहा है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। बताना है आपको कि किस देश में होता है, मॉरिशस, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। अब ये दोनों तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में भी हिंदी नहीं चलती है। अब ध्यान दीजिए मॉरिशस, अभी कुछ दिन पहले यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, इतना घुमा घुमा के पूछा है, विश्व हिंदी सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में पुणे में हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 में। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाया जाता है ना, विश्व हिंदी दिवस, तो पहला भारत में हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, मॉरिशस में। तीसरा फिर दिल्ली में हुआ था भारत में, और चौथा फिर मॉरिशस में हुआ था, है ना। तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला भारत, है ना, पुणे में, दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत दिल्ली में, चौथा फिर मॉरिशस, है ना। तो मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं मॉरिशस में। कह रहा है इस देश, तो किस देश की भाषा है, मॉरिशस में लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है, किसका, हिंदी का। यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो दूसरा वाला, दूसरा चौथा। ठीक, अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है, तो सूर सागर किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तुलसीदास की विनय पत्रिका, है ना, किस भाषा में लिखी गई है, ऐसे सूर सागर किस भाषा में, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं। आप इनको देखिए और याद रखिए, वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आपको मिल जाता है और आप परेशान रहते हैं उसी में। टेट के पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है, खासकर मैथ में तो कुछ नहीं बदलता है। जब जितने पेपर आपके पुराने सब में देखिएगा वही भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, वही लासा गुड़े मासा, सब वही पूछा जाता है बार बार, है ना। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, ध्यान रखिएगा, वीरतापूर्ण रचना इन्होंने बहुत लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वीरों का कैसा हो बसंत, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय गुणवाचक विशेषण है इसमें। ठीक, क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, मतलब जहां पे 4 रास्ते आकर मिलते हैं, यही तो होता है चौराहा। एक रास्ता इधर से आता है, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, चारों रास्तों का समाहार क्या कहलाता है, तो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, कौन होता है, द्विगु समास। ठीक, कर लेंगे। अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित को 4 तरीके से लिखा है, ध्यान रखिएगा। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित। ठीक, तो कौन सा सही है, तीसरा, अनुग्रहित। कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द है पैतृक, देखिए त्रा बनाया है, गलत है। पैतृक ये तो बिगड़ी भाषा है, पैतृक नहीं, पैतृक ये सही है ना, ऐसे पैतृक। ठीक, चले आगे चलते हैं। कह रहा है सा ध्वनि का उच्चारण कहाँ है,
उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, ये था कंठ, ये था तालु, ये था मूर्धा, ये था दंत और ये था ओष्ठ। ये तो सब जानते हैं, है ना। इसमें का वर्ग में आ, हा और विसर्ग ये भी आते हैं, है ना। ऐसे विसर्ग का ऐसे चिन्ह बनता है ना। और तालु में आते हैं ई, शा। ठीक, और इसी का पूछा था, तो इसका उच्चारण स्थान क्या मिल जाएगा आपको? तालु। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान तालु। कह रहा है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत, देखिए हमने फिर कहा था कि शब्द सार्थक बनना चाहिए, है ना। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होता है? अति उपसर्ग। उपत्यका का अर्थ है, भाई साहब खोज खोज के पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उपत्यका और अधित्यका, देखिए कहां कहां पूछा जाता है। एक तो आपसे विलोम शब्द में पूछेगा, कहेगा उपत्यका का विलोम बताओ, क्या निकल के आता है? अधित्यका। ठीक, या वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछेगा आपसे कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के नीचे की तलहटी क्या कहलाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ठीक, मतलब इस पर्वत के नीचे का जो ये हिस्से हैं, यहां पर जो भूमि है वो उपत्यका कहलाती है। और अगर यही पर्वत के ऊपर चले जाओ और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है वो क्या कहलाती है? अधित्यका। ध्यान रखिएगा, उपत्यका अधित्यका ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। विलोम शब्द में बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में कि उपत्यका का विलोम अधित्यका, अधित्यका का विलोम उपत्यका। ऐसे कृतज्ञ और कृतघ्न पूछा जाता है ना। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। ठीक, तो विलोम शब्द में ही पूछे जाते हैं कि कृतज्ञ और कृतघ्न का विलोम क्या होता है। तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न और कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ। या वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो कहेगा उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला तो कृतघ्न। ठीक, ऐसे ही उपत्यका और अधित्यका एक दूसरे के विलोम हैं। तो या तो विलोम शब्द में पूछ लिए जाते हैं या पूछ देगा कि अब देखो यहां पे नए तरीके से पूछ दिया उपत्यका का अर्थ क्या है, तो पर्वत के सिक्के पास की भूमि, पर्वत के नीचे का समतल भूमि जो होती है पास की, उसको उपत्यका कहा जाता है। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधित्यका। ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार इसी को पूछ दे। आगे चलते हैं। अब एक पैसेज दिया गया है, यदि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां भी घूमते रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक साथ स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। ऐसे इस पूरे को पढ़ लेंगे, ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे या तो पेपर आपके पास है ही। हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे इसके। कह रहा घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक, तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। कौन सा प्रत्यय निकल के आता है? अक्कड़। ठीक, फिर कह रहा स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, तो इसमें आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। देखिए आपको इसी से निकालना था। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, वर्षा ऋतु में कुछ महीने छोड़कर वे स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। 35 से 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने मृत्यु हुई थी। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों में उन्होंने कहा था, चरत भिक्षते चारिक वे भिक्षुओं की घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर के स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को तक त्याग दिया था। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया और वैशाली में जन्म लिया। ठीक, वैशाली में जन्म लिया। क्या पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक, फिर पूछा स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, स्वच्छंद। ठीक, व्यंजन संधि का उदाहरण है। पूछा महात्मा बुद्ध ने जब प्रबुद्ध प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? देखिए यहां पर लिखा है 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, है ना। तो कितनी आयु निकल के आएगी? 35 वर्ष की। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष की थी। ठीक, आगे कह रहा है श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म देखिए नीचे यहां दिया था,
श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका था। ठीक, तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या निकल के आएगा? वैदिक धर्म। ठीक, अब चलते हैं आगे। अंगा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। तो का वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ। इसमें कहीं कंठ दिया है? कंठ तालव्य लिखा है, कंठोष्ठ लिखा है, केवल कंठ कहीं नहीं लिखा। तो फिर हम आते हैं किस पे? अंगा, इया, अणा, न और मा। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, इनको कौन से वर्ण कहा जाता है? नासिका वर्ण, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए नाक की जरूरत पड़ती है। जिस दिन आपकी नाक सगड़ी से बंद होगी उस दिन आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा, इया, अणा, न और मा, इनको क्या कहा जाता है? सारे पंचम वर्ण है और इनको नासिका वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में नाक का इस्तेमाल होता है। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? नासिका। ठीक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मरमल, तो परिमाण बोधक विशेषण आएगा। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक, मिलाते रहिएगा आप लोग अपना अपना, देखते जाइए कितना सही है। चले आगे। अगला है, समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। कर लेंगे। समास का विलोम व्यास होता है। चले आगे। अगला शब्द है शून्य। देखो, शून्य का सही तरीका पूछा है कि शून्य सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो ये वाला शून्य सही होता है, ऐसे, है ना, शून्य। ठीक है। फिर कह रहा है आंख की किरकिरी होना। कोई चीज आंख में किरकिरी कर रही, मतलब आपको पसंद नहीं आ रही। कहते हैं ना, ये व्यक्ति हमारी आंखों में कटकता है ना, वही चीज है कि आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना, अच्छा ना लगना कोई चीज। बहुत प्रिय होना, धोखा देना, कष्टदायक होना। नहीं, वैसे देखो कितना खतरनाक ऑप्शन बनाया है। आप लोग यही सोचेंगे कि आंख की किरकिरी होना मतलब आंख को कष्ट दे रहा है ना। तो आंख को कष्ट देना नहीं होता, अप्रिय लगना होता है। कोई चीज आपको प्रिय नहीं लग रही है तो उसको कहा जाता है आंख की किरकिरी होना। ठीक, 60 पे आ गए, शायद इतना ही है इसमें। अगला क्या है? अगला अंग्रेजी हो गया। ठीक, तो हिंदी और मैथ दोनों का कंप्लीट सोल्यूशन हमने आपको करा दिया। ठीक, आप लोग मैच करा लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।